हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। बात करेंगे हम लोग बाल विकास की अवधारणा। तो बाल विकास की अवधारणा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो वो हम प्रश्नोत्तरी यहाँ पर हल करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। आप इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपना स्वयं का आकलन भी कर सकते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ तक अभी बेहतर तरीके से हुई है। तो लास्ट में आपको अपने नंबर भी बताने हैं कि आपके लगभग वही 31-32 के करीब क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो आप लास्ट में अपने कमेंट बॉक्स में जो है आंसर भी बताइएगा कि कितना सही होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास इनका अध्ययन है। ऑप्शन ए आप देख रहे होंगे, गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक। बी है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। सी है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल विकास में जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं कि बाल विकास जो है वो गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत चलता है, अर्थात इसको हम ऐसे कह सकते हैं गर्भ से लेकर के कब्र तक। तो बालक जन्म पूर्व से ही उसका विकास शुरू हो जाता है और ये जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है। तो अध्ययन पद्धतियों में तो ये गलत होगा, क्योंकि अध्ययन तो हम बालक का ही करेंगे यहाँ पर, तो और बालकों के लिए जो अध्ययन की पद्धतियाँ होंगी वो लगभग सेम होंगी। क्षेत्र की बात करें तो ये हो सकता है। कार्य की बात करें तो कार्य में कोई अंतर नहीं होता है, तो और ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर बी नंबर क्षेत्र में अंतर है। और कैसे अंतर है? अंतर ज़्यादा नहीं है, बस अंतर ये है कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, बाल मनोविज्ञान को ही अब जो मनोवैज्ञानिक हैं वो बाल विकास कहना शुरू कर दिए हैं, अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी को अब चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से बोला जाता है। और चाइल्ड डेवलपमेंट का जो स्वरूप है वो कैसा है, वो व्यापक है। अब हम बालक के बारे में, सर्वांगीण विकास के बारे में हम बात करते हैं, बालक की हर एक व्यवहार के बारे में बात करते हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो। बालक का हर तरीके का विकास है, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान, चूँकि यहाँ पर जो है बहुत सारे संशोधन भी बाकी थे, अनुसंधान यहाँ पर नहीं हो पा रहे थे, तो बाद में फिर इसी बाल मनोविज्ञान को ही बाल विकास के रूप में बोला गया है, विकसित किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि दोनों के क्षेत्र में अंतर है। और अगर हम बाल यहाँ पर हटा दें और सिर्फ मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान का ही एक भाग है बाल विकास, राइट। मनोविज्ञान में की एक शाखा है बाल विकास, या जिसे हम बाल मनोविज्ञान कह सकते हैं। लेकिन अगर बाल मनोविज्ञान की बात करेंगे और बाल विकास की बात करेंगे तो बाल विकास जो है ये आधुनिक रूप है बाल मनोविज्ञान का, और ये बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा काफ़ी व्यापक है। तो कह सकते हैं कि बाल विकास में हम बालकों के संपूर्ण विकास का अध्ययन करते हैं, जबकि बाल मनोविज्ञान में हम सिर्फ जो है वैज्ञानिक तरीके से कुछ चीज़ों के, कुछ अनुसंधानों की सिर्फ बात करते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मुख्य अंतर है वो सिर्फ क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बाल विकास इनका अध्ययन है। ऑप्शन ए है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी है बालकों के व्यवहारों का, हाँ इसका भी अध्ययन किया जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों का या कारकों का, हाँ इसका भी अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों का बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है बालकों के उचित पालन पोषण के लिए। इसके बाद बी है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए। सी है बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए। डी है अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए। तो अब देखिए, वैसे तो ये चारों के चारों सही हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में ये तीनों ऑप्शन समाहित हैं। जब हम बालकों के सर्वांगीण विकास की बात करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे बालकों के पोषण की बात करें, चाहे उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने की बात करें, या उनको एक अच्छा नागरिक बनाने की बात करें, वो सारी की सारी बातें ऑप्शन नंबर बी में समाहित हैं, यहाँ पर समावेशित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है ज़्यादा करेक्ट आंसर। ज़्यादा क्या, ये तीनों जो हैं ये तीनों इसी के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पांचवा है कि वृद्धि का अर्थ है। वृद्धि का अर्थ है, तो यहाँ ग्रोथ का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल बाह्य अंगों का बढ़ना। सी है केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना। और डी है शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। तो मानसिक रूप से बढ़ना तो ये वृद्धि में होता नहीं है। केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना
ये नहीं हो सकता है। केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। अर्थात जब हम वृद्धि की बात करेंगे तो सिर्फ लंबाई का और भार का बढ़ना नहीं होगा, बल्कि हमारे अंदर जो मांसपेशियाँ हैं, जो हड्डियाँ हैं, उनमें भी ग्रोथ होती है। जो शारीरिक अंग हैं, आंतरिक जो अंग हैं, उनमें भी वृद्धि होती है। तो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अंगों में वृद्धि जब होती है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है 5वें का। अगला क्वेश्चन है 6वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, तो कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रचनात्मक और विनाशात्मक, बी है रचनात्मक, सी है विनाशात्मक और डी है शारीरिक। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रचनात्मक और विनाशात्मक। जब विकास की बात करेंगे तो विकास में रचनात्मक का मतलब क्या है? चीज़ें जो है नई नई चीज़ें बॉडी पे बनती जाती हैं, ठीक है। और विनाशात्मक का मतलब है कि नया कुछ बनने के लिए विनाश भी होता है। जैसे हम जब जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उपापचय, राइट, उपापचय, उपचय धन अपचय, जिसे अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में क्या है? ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, रचना भी होती है और विनाश भी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम विकास की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें, तो शारीरिक विकास में विनाश जब होता है तभी नई चीज़ का निर्माण होता है। जैसे हम जो भी भोजन यूज़ करते हैं उसको हम क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में उसको चबाते हैं। चबाने के बाद वो हमारे फायरिंग से, ग्रास नली से फिर वो हमारे आमाशय में पहुंचता है और वहाँ पर क्या होता है? उसका संकुचन, क्रमानुकुंचन होता है, वहाँ पर उसका पाचन होता है। तो पाचन की शुरुआत जो है मुख से ही हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ चीज़ों का विनाश हो रहा है और हमारे बॉडी में दहन भी होता है। दहन के बाद में ही जब एनर्जी मुक्त होती है और वो एनर्जी हमारे विकास में सहायक होती है, रचना में सहायक होती है। तो रचनात्मक और विनाशात्मक ये दोनों होते हैं विकास की अगर हम बात करते हैं तो, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि विकास के क्षेत्र हैं, विकास के क्षेत्र ऑप्शन ए है शारीरिक, बी है मानसिक, सी है सामाजिक। तो ये तीनों हैं, ये सभी को पता होगा। 7वें का डी हो गया। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा कि हरलॉक के अकॉर्डिंग शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जो अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से बताया हुआ है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हरलॉक के अनुसार अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था ये बताते हैं जन्म से 14 दिनों की अवस्था, अर्थात जन्म से 2 सप्ताह। तो जन्म से 14 दिन कहें या जन्म से 2 सप्ताह की बात करें, ये शैशवावस्था इन्होंने बताते हैं। हरलॉक जो है गर्भकालीन अवस्था, गर्भधारण से जन्म तक बताते हैं। बचपनावस्था की अवस्था, बेबीहुड की अवस्था 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक बताते हैं। पूर्व बाल्यावस्था की, अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो ये अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 वर्ष तक बताते हैं। और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 14 वर्ष बताते हैं। और वय संधि या पूर्व किशोरावस्था जिसे प्यूबर्टी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? प्यूबर्टी, याद रखिए प्यूबर्टी जिसे वय संधि बोला जाता है, इसको हरलॉक ने 11 से 17 वर्ष बताया है। किशोरावस्था की एज उन्होंने 17 से 21 वर्ष बताई हुई है और प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक। तो इस तरीके से हरलॉक के अकॉर्डिंग जो है अवस्थाओं की जो उम्र है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। 9वां क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं आकार व अनुपात में परिवर्तन। हाँ, विकास में आकार और अनुपात में भी परिवर्तन होता है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन बिल्कुल होता है। नए गुणों की प्राप्ति, हाँ ये भी होता है। तो ये इसका मतलब ये है कि तीनों चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है, उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां में कहा जा रहा है कि शैशवावस्था है समायोजन की अवस्था, बी है आत्मनिर्भरता की अवस्था, सी है समस्या की अवस्था और डी है अनुकरण की अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर शैशवावस्था में जो है समायोजन, मुझे लगता है समायोजन तो बालक जो है यहाँ पर करेगा नहीं। ठीक है, समायोजन वो अभी इस उम्र में नहीं कर पाएगा। आत्मनिर्भर भी नहीं होता है वो। समस्या की अवस्था नहीं कह सकते हैं इसको, अनुकरण की अवस्था ये हम जरूर कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था की आयु है। तो हरलॉक के अनुसार मैंने अभी बताया भी था कि बचपनावस्था की आयु 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था है, तो पूर्व बाल्यावस्था पराधीनता की अवस्था नहीं है। पूर्वशालेय की अवस्था ये सही है, पूर्वशालेय की अवस्था ये सही है। संवेदनशीलता की अवस्था नहीं है, संवेदनशीलता की अवस्था शैशवावस्था और किशोरावस्था है। खतरनाक अवस्था भी नहीं है।
तो इस हिसाब से ये बी नंबर ऑप्शन सही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पूर्वशाली क्या है। तो पूर्वशाली को अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो प्री स्कूल, क्या बोलेंगे, प्री स्कूल। ये साले जो शब्द है वो शाला से आया है, ठीक है, शाला से आया, अर्थात विद्यालय पूर्व की अवस्था, विद्यालय जाने की पूर्व की जो अवस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था है। तो पूर्वशाली अवस्था यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं किशोरावस्था, वह अवस्था है जो लगभग होती है। अब देखिए अगर हरलॉक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हरलॉक जो है वो कुछ अलग तरीके से बताते हैं। हरलॉक बताते हैं कि किशोरावस्था की आयु 17 से 21 वर्ष तक होती है, ठीक है। 17 तो यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है। जो रॉस की अगर बात करें तो रॉस कहते हैं 12 से 18 वर्ष की, तो इस रॉस के अकॉर्डिंग तो 12 से 18 हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः अगर किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार नहीं पूछा जा रहा है तो याद रखिए आपको 13 से 21 वर्ष ही बताना होगा, राइट। तो सामान्यतः जो है 13 से 21 वर्ष ही माना जाता है किशोरावस्था की आयु। अगर अकॉर्डिंग टू अगर हम साइकोलॉजिस्ट देखेंगे तो फिर इसमें चेंजमेंट हो सकता है, 12 से 18 वर्ष भी हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है कि 2 वर्ष के अंदर तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं। तो देखिए 1 वर्ष तक लगभग 8 दांत निकल आते हैं। तो अब यहाँ बात की जा रही है कि 2 वर्ष के अंत तक, तो 2 वर्ष के एकदम लास्ट तक जो है कितने दांत निकल आते हैं ये पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है यहाँ जो क्वेश्चन पूछने का जो भाव है वो ये है कि बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। दूध के दांत 20 होते हैं और जो 12 दांत हैं जो बाद में आते हैं टोटल 32 होते हैं। तो कह सकते हैं कि 2 वर्ष या 2 वर्ष के बाद भी किसी किसी बच्चे के जो दांत हैं वो 20 दांत निकल आते हैं, ठीक है। तो 2 वर्ष के अंदर तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 20 दांत जो है निकल आते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको सुधारने की ज़रूरत है इस PDF में। ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन है इसको आप 15 समझिएगा, ठीक है, और इसको 16, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है और लास्ट तक चलेगा, इसको आप एक बार देखते जाइएगा। तो पूर्व बाल्यावस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था की एज होती है 3 से 5 वर्ष। शैशवावस्था में रक्तचाप होता है। अब यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न है कि रक्तचाप कम कैसे होता है, पर ये एकदम सत्य बात है। शैशवावस्था में रक्तचाप जो है वही लगभग 64 डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, ठीक है। तो ये एवरेज होता है रक्तचाप। जबकि हम बड़ों की बात करेंगे तो 120 बटा कितना होता है, 80 होता है, एक सामान्य जो है रक्तचाप होता है। हालांकि ये रक्तचाप जो है एवरेज की बात की जा रही है, किसी का कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होना चाहिए और ज़्यादा ना कम होना चाहिए। अर्थात ये 120 की जगह पर अगर 150 हो जाए तब आप मानेंगे कोई समस्या है, ठीक है। तो ऐसे शैशवावस्था में रक्तचाप जो है वो कम होता है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ये एकदम करेक्ट आंसर है, इस पर आपका कोई संशय कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप साइंस में जा कर के इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक व्यायाम तो कारक होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात करनी है, स्वच्छता ये भी कारक होता है, निद्रा ये भी होनी चाहिए, लेकिन इन तीनों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारक पोषण है। कारक तो सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है तो यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप व्यायाम कर रहे हैं और आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उस व्यायाम का कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी स्वच्छता से रह रहे हैं, लेकिन अगर आपको खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, आपको विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं अगर आपको उचित मात्रा में नहीं मिल रहे हैं तो आप कितना भी साफ़ सफाई से रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई कुछ भी नहीं होने वाला है, बीमार हो जाएंगे आप। अगर आप निद्रा नहीं लेते हैं तो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, अगर आप निद्रा स्वस्थ शरीर के लिए निद्रा बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ निद्रा लेने से नहीं होगा ना, आपको पोषण मिलना चाहिए। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो सारे महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी पोषण अर्थात न्यूट्रिशन। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। देखिए लंबाई की वृद्धि पर अगर हम लंबाई की बात करें, ग्रोथ की बात करें, या हम रिप्रोडक्शन की बात करें अर्थात प्रजनन की बात करें, तो ये सारे जो हैं इसके लिए पिट्यूटरी ग्रंथि या जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं वही जो है उत्तरदायी होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि पर ही निर्भर होता है कि किसी की वृद्धि कितनी होगी, उस प्रजनन उसका कैसा होगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है।
आगे बात करते हैं क्रियात्मक विकास का अर्थ है। तो क्रियात्मक विकास का अर्थ का मतलब क्या है, जैसे गामक विकास भी कह सकते हैं या मोटर स्किल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, मोटर डेवलपमेंट भी कहेंगे। तो क्रियात्मक या गत्यात्मक मतलब है कि हमारे मांसपेशियां जो है, हमारा शरीर के जो अंग है वो कितना मजबूत है, कितना काम करने लायक है, उनकी उनकी क्षमता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि मांसपेशी नियंत्रण। हाँ, हमारी मांसपेशियों में नियंत्रण अगर है तो अच्छी बात है, क्रियात्मक विकास माना जाएगा। मांसपेशियां उचित संयोजन कर पाती हैं, अर्थात जितना हमें जैसे शरीर को हम चलाना चाहते हैं वैसे ही अगर वो मांसपेशियां काम कर रही हैं तो फिर ये क्रियात्मक विकास में आएगा। मांसपेशियों का एकीकरण। हाँ, मांसपेशियों का एकीकरण होना चाहिए, अर्थात सारे अंग एक साथ काम करनी चाहिए जहां जरूरत पड़े, तो मांसपेशियों का एकीकरण भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखेंगे कि क्रियात्मक विकास में तीनों चीज़ें आ जाती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है। तो बालकों में लिखने की क्रिया का विकास 1 से 2 वर्ष की अवस्था में नहीं होता है, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में नहीं होता है, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में नहीं होता है, लेकिन 4 वर्ष की अवस्था अर्थात 4 वर्ष के अंत में जो है वो लिखना शुरू कर देता है। तो इस ऑप्शन नंबर इस हिसाब से डी सही हो जाता है। 4 से 5 वर्ष का बालक जो है वो लिखना की क्रिया का विकास हो जाता है। 20वां क्वेश्चन है कि कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है। ऑप्शन नंबर बी 7 माह का बालक। 21वां क्वेश्चन है कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं। जब हम माइक्रो स्किल की बात करेंगे तो यहाँ पर पकड़ना चीज़ों को, ये भी सूक्ष्म कौशलों में आएगा, लिखना ये भी सूक्ष्म कौशलों में आएगा, और चित्र बनाना या पेंटिंग करना ये भी सूक्ष्म कौशलों में आएगा। और भी सूक्ष्म कौशलों में चीज़ें आती हैं, जैसे टाई बांधना हो गया, जैसे जूते के फीते बांधना हो गया। तो इस तरीके से जो सूक्ष्म कौशल होते हैं, जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती हैं, सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, उनको और अच्छे से कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सूक्ष्म कौशलों की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेगों के नियंत्रण की विधि व स्वतंत्र अभिव्यक्ति फ्री एक्सप्रेशन का प्रतिपादन किसने किया। तो रूसो और मॉन्टेसरी दोनों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकों के संवेग संबंधित होते हैं। तो इमोशंस जो हैं वो सिर्फ मूर्त वस्तुओं से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि वो मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की वस्तुओं से बालकों के इमोशंस संबंधित होते हैं। अर्थात बालक जो मूर्त चीज़ें हैं उनको देख करके भी इमोशनल हो सकता है, और जो चीज़ें नहीं भी हैं उनके बारे में सोच करके भी वो इमोशनल हो सकता है। अर्थात मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार दोनों से जो है बालकों के संवेग संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है। जानवरों का नहीं होता है, व्यक्तियों का नहीं होता है, विद्यालय का नहीं होता है, काल्पनिक संभावनाओं का किशोरावस्था में भय अधिक होता है। अर्थात एक काल्पनिक दुनिया में जाता है, बड़े बड़े सपने वो देखना शुरू कर देता है किशोरावस्था का बालक, तो ये काल्पनिक संभावनाओं का जो है वो भय ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है। किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है, क्रोध की, भय की, ईर्ष्या की, प्रेम। तो यहाँ पर डी नंबर सही है। प्रेम व स्नेह नाम का जो संवेग, बहुत सारे लोग जो सोचेंगे कि यहाँ पर हो सकता है कि क्रोध उसको आता है, तो क्रोध हो सकता है, या भय हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रता, संवेग तो सारे होते हैं लेकिन सबसे तीव्रता जो होता है वो प्रेम व स्नेह वाला होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बच्चों में बोलने की योग्यता के विकास तभी संभव है जबकि स्वर यंत्र परिपक्व हो। बिल्कुल, जिनसे बालक बोलता है, जो स्वर यंत्र होते हैं, जैसे हमारा कंठ है, अगर ये मैच्योर नहीं है तो बालक सही से बोल नहीं पाएगा। प्रेरणा मिले, हाँ, मोटिवेशन भी मिलना चाहिए उसको बोलने के लिए। अनुकरण का मौका मिले, हाँ, अनुकरण का मतलब है कि वो भाषा सीखेगा, बोलते हुए लोगों को सुनेगा, तो ऐसे में उसकी बोलने की योग्यता का विकास हो सकता है। तो इस हिसाब से देखेंगे कि ये तीनों बातें सही हैं, अर्थात उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। जन्म पूर्व का समय बिल्कुल गलत है, मध्य बचपन का समय ये भी नहीं होता है, वयस्कावस्था भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय नहीं है, क्योंकि वो तो वयस्कावस्था की बात करें तो उसके पास तो अपनी वैकेबुलरी, शब्दकोश ढेर सारे हो जाते हैं, संवेदनशील जैसी कोई बात ही नहीं होती, वो तो अच्छे से भाषा सीख लेता है। तो प्रारंभिक बचपन का जो समय है ये सबसे संवेदनशील समय है, अर्थात बच्चों के सामने ऐसी ही बात बोलनी चाहिए जिससे वो अच्छा कुछ सीखे, और इस समय वो जो है चीज़ों को सीखता बहुत जल्दी है, इसलिए बच्चे के सामने जो है अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करना चाहिए ताकि वो भी अच्छी भाषा सीख सके। तो ये संवेदनशील समय है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 28वां कि विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है।
कौन सा एक उचित है? सीटेट 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, तो ये गलत हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ये सही है। विकास एकल आयामी होता है, गलत। विकास बहुआयामी होता है। विकास पृथक होता है, नहीं, विकास पृथक नहीं होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। और जब हम वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही विकास की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बालक का विकास जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशव काल की अवधि है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। शैशव काल की अवधि जो है वो मानी गई है कितना? शैशव काल की अवधि मानी गई है जन्म से 2 वर्ष तक की, राइट। जन्म से 2 वर्ष तक की यहाँ पर मानी गई है शैशव काल। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, ये नहीं सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। अच्छा, इसको देखते हैं अभी बाद में। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, हाँ ये सही है। आगे देखते हैं कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन ये भी सही लग रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि डी भी सही है और विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, तो ये सिद्धांत भी दिया गया है, ये भी सही है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये भी सही है। यहाँ पर बी नंबर सही नहीं है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर विकास कभी नहीं जाता है। ठीक है, हाँ नीचे की ओर कह सकते हैं, समानांतर चलने लगता है लेकिन पीछे की ओर कभी नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, नहीं, परिमाणात्मक नहीं है बल्कि ये गुणात्मक है। ठीक है, परिमाणात्मक की बात करेंगे तो फिर वृद्धि हो जाएगी। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, हाँ ये सही है। और इसको अगर हम ऐसे कहें कि परिपक्वता के आधार पर ही अधिगम होता है और अधिगम से ही परिपक्वता आती है। ठीक है, तो ये भी सही है। आगे बात करते हैं विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता हुआ है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, ये गलत है। विकास को मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको हल किया और आप लोग अपने जो आंसर हैं आपने के कितने सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।